हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। चेंज ऑफ द वे, मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हम सांख्यिकी में 3 अध्यायों का तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। 2 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। तीसरे अध्याय के अंतर्गत हम आयोजन के अंतर्गत जो अनुसंधान आयोजन किए जाते हैं, अनुसंधान आयोजन में योजना की जाती है, जो प्लानिंग की जाती है, योजनाएं बनाई जाती है, उन योजनाओं के अंतर्गत जो कार्य संचालित किए जाते हैं उन कार्यों का अध्ययन कर रहे थे। पूर्व वाली क्लासों में हमने अनुसंधान आयोजन के कार्यों के अंतर्गत 5 कार्यों का अध्ययन विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। आज छठे कार्य जो चलेंगे। जो 5वें कार्य में जो प्रथम कार्य जो बताया गया था वह समंकों के या समस्या के परिभाषित करना था। दूसरे कार्य अनुसंधान के क्षेत्र थे। तीसरा कार्य अनुसंधान के उद्देश्य यानी उद्देश्य निर्धारण करना। चतुर्थ कार्य जो बताया गया था उसमें अनुसंधान के जो सीमाएं होती है या अनुसंधान की संरचना से संबंधित तथ्य बताए गए थे। अनुसंधान का समय कह सकते हैं। समय के साथ साथ जो 5वां तथ्य बताया था अनुसंधान के स्रोत, और आज जो छठा कार्य बताया गया है वह हमारा क्या है, उसी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे हम। अनुसंधानों के प्रकारों के बारे में बताया गया था। प्रकारों में लगभग 3 प्रकारों का अध्ययन कर भी चुके थे। पहले हेडिंग डाल लीजिए हमारी, अनुसंधानों का सांख्यिकी अनुसंधानों की योजना। तीसरा अध्याय चल रहा है हमारा। हेडिंग डालने सभी विद्यार्थी सांख्यिकी अनुसंधान की अनुसंधान योजना। सांख्यिकी अनुसंधान योजना चल रही है हमारे। इस योजना के अंतर्गत जो जो कार्य संपादित किए गए थे उन कार्यों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। छठा जो कार्य हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, छठा जो कार्य बताया गया है, जो हमारा छठा कार्य बताया गया है अनुसंधानों के प्रकार। छठे कार्य में बताया गया है अनुसंधान के प्रकार। अनुसंधान के प्रकार। अनुसंधान के प्रकारों को मैंने पूर्व वाली क्लास में बताया भी था कि अनुसंधान के प्रकारों को 7 भागों में बांटा गया था। 6-7 भाग ऐसे थे जिसमें से हम 3 भागों का अध्ययन कर चुके थे। इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुसंधान, दूसरा था हमारा जिसमें गणना, परिगणना या पुनरावर्तन कह सकते हैं हम, उससे समय तथ्य बताए गए थे। और जो तीसरा प्रकार बताया गया था उस तीसरे प्रकार के अंदर प्रारंभिक पुनरावर्तन अनुसंधान था। संगणना में पहला था निसंगणना निर्देशन, दूसरा हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तीसरा हमारा हो गया था संगणना पुनरावर्तन, और चौथा कार्य जो बताया गया था वह हमारा गुप्त अथवा सार्वजनिक अनुसंधान। चतुर्थ कार्य का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम 3 कार्यों का अध्ययन कर चुके हैं। चतुर्थ कार्य हमारा क्या है, गुप्त अथवा सार्वजनिक अनुसंधान। गुप्त अथवा सार्वजनिक अनुसंधान, यानी जो अनुसंधानों के प्रकारों में बताया गया था कि अनुसंधान के प्रकारों में अगला जो प्रकार आता है हमारा गुप्त और सार्वजनिक है। प्रथम अनुसंधान जो बताया गया है वह गुप्त अनुसंधान है। गुप्त अनुसंधान होता क्या है और सार्वजनिक अनुसंधान होता क्या है। फर्स्ट नंबर डाल लीजिए गुप्त अनुसंधान। कौन सा बच्चों? फर्स्ट नंबर हमारा है गुप्त अनुसंधान। इसमें अध्ययन कर रहे हैं हम गुप्त अनुसंधान के बारे में। गुप्त अनुसंधान, वैसे नाम से आपको अवगत भी हो रहा है कि गुप्त से तात्पर्य क्या है, छिपा हुआ कह सकते हैं हम। यानी इसमें कोई भी कार्य, जिस कार्य का संपादन किया जाएगा वे कार्य थोड़ा छुपे हुए कार्य होंगे। तो यानी इस अनुसंधान के अंतर्गत जो भी व्यक्ति इस अनुसंधान में कार्य करता है उसे गुप्त रखा जाता है, छिपाया जाता है, उसको ओपन नहीं किया जाता। उन तथ्यों को कुछ विशेष स्थितियों में से ओपन किया जाता है।
ये अनुसंधान हो सकते, गुप्त अनुसंधान होते हैं। लिख लीजिए इसके अंतर्गत कि गुप्त अनुसंधान सरकार द्वारा, गुप्त अनुसंधान लिख लेना, नोट्स बनाने से हमें याद रहते हैं तथ्य, इसलिए लिखवा रहा हूं आप लोगों को। गुप्त अनुसंधान सरकार द्वारा, गुप्त अनुसंधान सरकार द्वारा, यानी सरकार के द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। गुप्त अनुसंधान सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक से तात्पर्य क्या है, लोगों का, सभी लोगों के लिए हित में, यानी जो सूचनाएं होगी, जो अनुसंधान किया जाएगा वह सभी के लिए होगा। तो सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक हित यानी ऐसा कार्य करवाया जाएगा, ऐसे कार्य का संपादन किया जाएगा जिससे सभी लोगों को, हमारी जनता में सभी लोगों को क्या, उससे फायदा हो, प्रॉफिट हो। तो वह अनुसंधान कार्य, गुप्त अनुसंधान कार्य किया जाएगा में, अथवा औद्योगिक संस्था के द्वारा, अथवा औद्योगिक उद्योगों से संबंधित औद्योगिक संस्था के द्वारा, जैसे आपके गांव में, क्षेत्र में रिको जो फैक्ट्रियां हैं वो औद्योगिक फैक्ट्रियां, औद्योगिक संस्थाएं में कहलाती है, ठीक है। तो औद्योगिक संस्था द्वारा अपने, संस्था द्वारा अपने, अपने तात्पर्य स्वयं के लिए, अपने गुप्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने गुप्त उद्देश्यों की, गुप्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, गुप्त उद्देश्यों की, गुप्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, किया जाता है। यानी जो ये कार्य गुप्त अनुसंधान किया जाएगा, यह कार्य अपने व्यक्ति या संस्था, औद्योगिक संस्था हो या सरकार हो, वह अपने गुप्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस प्रकार के अनुसंधान का कार्यक्रम करती है, यह अनुसंधान कर जाती है। इसमें एक शर्त रखी जाती है कि गुप्त अनुसंधान करने वाला जो व्यक्ति होगा वह कैसा होगा, वह विश्वास पात्र व्यक्ति होना चाहिए। विश्वास पात्र व्यक्ति के द्वारा ये गुप्त अनुसंधान कार्य किया जाता है। वह कंपनी का, कंपनी के मालिक का कैसा हो, विश्वास पात्र। तो लिख लीजिए कि गुप्त जांच की पूर्ति हेतु, या ऐसे कह सकते हैं गुप्त जांच की कृति, गुप्त जांच की, गुप्त जांच की पद्धति, गुप्त जांच की पद्धति कैसे रखी जाती है, गोपनीय रखी जाती है। गुप्त जांच की पद्धति को गोपनीय, गोपनीय से तात्पर्य छिपाकर, गोपनीय रखा जाता है। यानी इसके द्वारा जो जांच की जाएगी उस जांच को छुपा के रखा जाएगा, सभी व्यक्तियों को नहीं बताया जाएगा। तो गोपनीय जांच रही, गोपनीय जांच रखा जाता है। और यह जांच विश्वसनीय या विश्वास पात्र योग्य व्यक्ति व अनुभवी व्यक्ति के द्वारा की जाती है। यह जांच अनुभवी, यह जांच अनुभवी व विश्वास पात्र व्यक्ति, व विश्वास पात्र व्यक्ति, विश्वास पात्र व्यक्ति द्वारा, विश्वास पात्र व्यक्ति द्वारा की जाती है। यानी जो विश्वास पात्र व्यक्ति होगा, विश्वास पात्र व्यक्ति के द्वारा ही गुप्त अनुसंधान कार्य का संपादन किया जाएगा। अपवाद की स्थिति होती है जब गुप्त अनुसंधान के कार्यों को सार्वजनिक किया जाता है। अपवाद वाली स्थिति ऐसी खड़ी हो जाती है जहां समस्या का समाधान प्राप्त नहीं हो पा रहा हो,
उस व्यक्ति को सामने लाने पर ही सही प्रकार का कार्य हो सकता है, तो उसी समय इस रिपोर्ट को या रिपोर्ट ट्रैक को बाहरी रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर परिणामों को सार्वजनिक भी किया जाता है। कभी कभी आवश्यकता होने पर, कभी कभी आवश्यकता होने पर इस अनुसंधान के परिणामों को, इस अनुसंधान के परिणामों को क्या किया जाएगा? सार्वजनिक किया जाएगा। परिणामों को सार्वजनिक मतलब आम जनता के लिए, सार्वजनिक तात्पर्य क्या बच्चों? आम जनता के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। ये हो गया साहब। पुनः रिपीट कर रहा हूं एक बार तथ्य को समझाते हुए, देख लेना एक बार, समझ लेना। गुप्त अनुसंधान सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में, सरकार द्वारा लोगों के हित के लिए या औद्योगिक संस्था के द्वारा अपने गुप्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यानी गुप्त उद्देश्य जो होंगे उनकी पूर्ति के लिए किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं बैंक के द्वारा जब मुद्रा को प्रिंट किया जाता है, तो प्रिंट करने वाले जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उन्हें क्या रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है। क्योंकि यदि वो उस व्यक्ति को भारी रूप से प्रदर्शित कर दिया जाएगा, तो लोग उसे क्या करेंगे? रिश्वत देकर या अन्य किसी प्रकार के तथ्यों के द्वारा उस व्यक्ति का अपना नोट बनवा लेंगे। इसलिए उस व्यक्ति को भी गुप्त रखा जाता है, कौन नोट बनाता है, कौन नहीं बनाता है। गुप्त जांच की पद्धति को गोपनीय रखा जाता है। यह जांच अनुभवी व विश्वास पात्र व्यक्ति के द्वारा की जाती है। अनुभवी विश्वास पात्र व्यक्ति क्यों करता है? ताकि गुप्त अनुसंधान की जो जांच होती है, उस जांच को किसी बाहरी व्यक्ति को पता नहीं लगे। यह जांच विश्वास पात्र अनुभवी व्यक्ति के द्वारा की जाती है। कभी कभी आवश्यकता होने पर इस अनुसंधान के परिणामों को सार्वजनिक भी कर दिया जाता है। कभी इमरजेंसी होती है कि उस परिणाम को ओपन करना होता है, तो इस परिणाम को सरकार के द्वारा ओपन भी कर दिया जाता है। ये हो गया हमारा गुप्त अनुसंधान। दूसरा इसमें था हमारा सार्वजनिक अनुसंधान। हेडिंग डाली जी इसी के अंतर्गत। सेकंड जो हमारा रहेगा कौन सा बच्चों? सार्वजनिक अनुसंधान। सार्वजनिक अनुसंधान, वैसे इसी से शब्द के द्वारा पता लग रहा है, इस अनुसंधान का प्रयोग यहाँ पर भी किया गया था। यानी इस अनुसंधान के द्वारा जो कोई भी सूचना प्रेषित की जाएगी, वह सभी व्यक्तियों के लिए की जाएगी। एक लाइन लिख लीजिए, इस अनुसंधान द्वारा सभी प्रकार परिणाम सार्वजनिक कर दिए जाते हैं। सार्वजनिक कर दिए जाते हैं। यानी इस अनुसंधान द्वारा जो भी परिणाम प्रस्तुत होंगे, जो भी रिजल्ट सामने आएंगे, उनको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। सभी के लिए, सभी को व्यक्तियों को बता दिया जाएगा कि इसका यह कार्य इस प्रकार से किया गया है। ये हो गया हमारा अनुसंधान के प्रकारों में चौथा प्रकार, गुप्त और सार्वजनिक। तो गुप्त में इतना हो गया, सार्वजनिक में आम जनता के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए। इसमें कोई चोर हो, चाहे लुटेरा हो, चाहे सिपाही हो, चाहे आम जनता हो, सभी के लिए सूचनाएं प्रेषित कर दी जाती है। किसी व्यक्ति ने ऐसे निकाला था आपके लिए सूचना नहीं है, सभी व्यक्तियों के लिए सूचना होगी। इसके लेना इसका एक बार, इसके बाद आगे वाला पॉइंट लिखते हैं हम। आगे वाले पॉइंटों के माध्यम से क्या बताया जाता है। हो गया, स्क्रीन पर सभी ध्यान ले लिया, ठीक है। अगला अनुसंधान चौथा हो गया हमारा गुप्त और सार्वजनिक। पांचवा लिखिए हमारा, पांचवा अनुसंधान जो बताया गया है हमारा, पंचम अनुसंधान के अंतर्गत जो सूचनाएं प्रेषित की जाती है, वह स्टेप बाय स्टेप या विशेष उद्देश्यों के लिए की जाती है। इसलिए
पंचम अनुसंधान को क्रमिक अथवा विशेष अनुसंधान भी कहा जाता है। पांचवा अनुसंधान कौन सा हो गया बच्चों? क्रमिक अथवा विशेष अनुसंधान। क्रमिक अथवा विशेष अनुसंधान। क्रमिक मतलब क्रमानुसार, स्टेप बाय स्टेप। विशेष से तात्पर्य कह सकते हैं हम कि किसी स्पेशल कार्य के लिए किए जाने वाली गणनाएं। क्रमिक अनुसंधान डाल लीजिए इसमें, नंबर ए पे क्या डाल लीजिए? क्रमिक। क्रमिक अनुसंधान क्या है? क्रमिक अनुसंधान। समझ में आया? ठीक है, चलो अच्छी बात है। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हो। पांचवा प्रकार है क्रमिक अथवा विशेष अनुसंधान। तो क्रमिक और विशेष अनुसंधान के अंतर्गत प्रथम जो आता है वह हमारा आता है क्रमिक अनुसंधान। क्रमिक अनुसंधान क्या होता है? क्रमिक अनुसंधान के द्वारा जो भी सूचनाएं प्रेषित की जाएगी वह लगातार अनवरत रूप से प्रसारित कर दी जाएगी। स्थायी करके कहने का मतलब स्थायी रूप से, यानी वह आम जनता के लिए स्थायी रूप से छोड़ दी जाती है। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप क्रम कंटिन्यू चलते जाए। पंखा चलता है स्टेप बाय स्टेप चलता है, ये घूमना पड़ता है। तो वैसे ही क्रमिक अनुसंधान होता है। लिख लीजिए, इस अनुसंधान में स्थायी विभाग के अंतर्गत, इस अनुसंधान में स्थायी विभाग के अंतर्गत नियमित से तात्पर्य क्या है? लगातार रूप में। तो नियमित रूप से क्या किए जाते हैं? प्रसारित किए जाते हैं। नियमित रूप से लगातार समंक एकत्रित से तात्पर्य क्या है? इकट्ठा करना। एकत्रित क्या हो गया हमारा? इकट्ठा करना उन समंकों को। एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं, एवं प्रकाशित किए जाते हैं। यानी जो क्रमिक अनुसंधान है, क्रमिक अनुसंधान में जो भी जिस भी प्रकार के समंकों को एकत्र किया जाएगा, उन समंकों को एकत्र करने के साथ साथ उनको क्या कर दिया जाएगा? प्रकाशित भी कर दिया जाएगा। यानी एक विभाग के कर्मचारियों के द्वारा समंक एकत्र किए जाएंगे और उसी विभाग के अन्य कर्मचारियों के द्वारा वो समंक आम जनता को प्रेषित कर दिए जाएंगे। जैसे मेरे बैंक क्या करता है? बैंक क्रमिक अनुसंधान वाला कार्य करता है। जैसे बैंक मुद्रा, रुपया जो होता है, जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं साहब, ये रुपया है, पैसा है, जो पैसा या रुपए जो होता है, ये रुपया हो गया, ठीक है। ये रुपए बैंक ने क्या किया? प्रिंट किया। साहब यहाँ मान लेते हैं यहाँ बैंक है, बैंक ने मशीन के द्वारा ये प्रिंट कर दिया, समय इकट्ठा कर लिए ये समय। अब ये समय कहाँ जाएंगे? बैंक में पहुंच जाएंगे ये पैसे। अब बैंक में कौन आएगा? ग्राहक आएगा, समंक को ये लेके चला जाएगा। तो क्या समंक हो गया कि ये जो मुद्रा थी कहाँ छपी थी? आरबीआई बैंक में पहुंची, बैंक कहाँ गई? ग्राहक के पास। यानी समंक एकत्र किए गए, सब 2000 के 40 नोट प्रिंट किए गए। 40 क्या आ गया? समंक आ गया। अब ये 40 नोट कहाँ पहुंच गए? इस बैंक में पहुंच गए। इस बैंक से जब 30 नोट इस आदमी को, 10 नोट इस आदमी को दे दिए गए। क्या हो गया? ये समंक आते गए और निकलते गए। तो ये जो समंक कहलाते हैं, ये जो अनुसंधान का वाला कार्य कहलाता है, कौन सा कहलाता है? हमारा क्रमिक अनुसंधान कहलाता है। समझ आ गया सभी बच्चों को? लिख लेते हैं इसमें जैसे के रूप में लिख लेते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे आरबीआई
बैंक की मुद्रा, जो बैंक जो मुद्रा प्रिंट करेगा उस प्रिंटर कैसे रहेगी, वो क्रमिक अनुसंधान। नंबर 2, जो जीवन निर्वाह सूचकांक होते हैं, जीवन निर्वाह सूचकांक भी कैसे होते हैं, हमारे क्रमिक होते हैं। तो जीवन निर्वाह सूचकांक, जीवन निर्वाह सूचकांक भी क्रमिक अनुसंधान के अंतर्गत ही आते हैं। नंबर 3, जो कोई भी बैंक होता है, बैंक अपनी बैलेंस शीट तैयार करता है, मतलब जो चिट्ठा तैयार करता है, वह चिट्ठा भी क्रमिक अनुसंधान के अंतर्गत ही आता है। तो लिख लीजिए, बैंक का चिट्ठा, चिट्ठे से तात्पर्य बैलेंस शीट कह सकते हैं हम, कॉमर्स वाले विद्यार्थी समझते भी हैं। बैंक का वो चिट्ठा हो गया, तो ये भी क्या समंक होगा, ये भी हमारा क्रमिक अनुसंधान का ही समंक कहलाएगा आदि। ये जो समंक प्रस्तुत होंगे, ये सभी समंक कैसे कहलाते हैं बच्चों, क्रमिक अनुसंधान के समंक कहलाते हैं। सेकंड डाल लीजिए बी वाला पॉइंट, विशेष अनुसंधान। अब विशेष अनुसंधान क्या होता है साहब, लिख लीजिए, स्पेशल अनुसंधान, रिसर्च सेंटर, स्पेशल अनुसंधान। स्पेशल अनुसंधान क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। यानी ये समंक जो होते हैं किसी स्पेशल कार्य के लिए एकत्र किए जाते हैं। विशेष अनुसंधानों के अंतर्गत समंकों को स्पेशल कार्यों के लिए एकत्र किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे पुलिस, जैसे सीबीआई जो जांच करती है, सीबीआई क्या है, स्पेशल जांच होती है। पुलिस की सामान्यतः पुलिस के द्वारा जांच कर ली गई। अब यदि पुलिस को उन समंकों के अंतर्गत सबूत या प्रूफ नहीं मिले हो, तो किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। जैसे सीबीआई डिपार्टमेंट के 2 कर्मचारी, 3 कर्मचारी, वे 3 कर्मचारी जो कार्य करते हैं, वो कौन सा कार्य कराते हैं, वो किस अनुसंधान में कार्य करते हैं बच्चों, विशेष अनुसंधान के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो इसमें लिख लीजिए कि इन अनुसंधानों के, या ये अनुसंधान विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ये अनुसंधान विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, उदाहरण लिख लो। उदाहरण के तौर पे हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता, जैसे भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता, भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता की जांच के लिए, जो कमेटी बिठाई जाएगी या जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, वे विशेष अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। तो जांच के लिए कमेटी का निर्धारण करना, कमेटी कह सकते हैं हम, ग्रुप कह सकते हैं, कोई समूह कह सकते हैं। कमेटी का निर्धारण करना, किस में आ जाएगा, विशेष अनुसंधान। मैंने आपको एक उदाहरण और दे दिया। एक उदाहरण कौन सा था हमारा, वो पुलिस विभाग का था। कौन से विभाग का था, पुलिस विभाग में सीबीआई के कुछ व्यक्तियों द्वारा जांच, के कुछ व्यक्तियों द्वारा जो जांच होगी या जो जांच करेंगे, वह भी कौन सा कार्य आ जाएगा हमारा, विशेष अनुसंधान का कार्य कहा जाएगा। तो विशेष अनुसंधान में विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। जैसे भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता
की जांच के लिए कमेटी का निर्धारण करना और पुलिस विभाग में सीबीआई के कुछ व्यक्तियों के द्वारा जांच का कार्य करवाना। ये सभी जो कार्य किए जाएंगे, ये सभी कार्य विशेष अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। समझ आ गया सभी विद्यार्थी को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। मैट्रिक छोटा है, शॉर्ट रूप में इसका लगातार साफ करता रहूंगा, बताता रहूंगा। 5 प्रकार हो चुके हैं, 6ठा प्रकार लेते हैं हम इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने? ठीक है, चलो अगला लिखिए, 6ठा पॉइंट डाल लीजिए हमारे। 6ठा कौन सा होगा? इतने सारे अनुसंधान कार्य कर लिए। अब अनुसंधान कार्यों के अंतर्गत सरकार के द्वारा या प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा या अर्ध सरकारी संस्थाओं के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं या उन कार्यों का जो संपादन किया जाता है, वे सभी 6ठे कार्य के 6ठे प्रकारों में सम्मिलित किए जाते हैं। जो 6ठा जो प्रकार होगा वह हमारा क्या होगा बच्चों? सरकारी, गैर सरकारी और अर्ध सरकारी अनुसंधान। डाल लीजिए, सरकारी, गैर सरकारी, गैर सरकारी कह सकते हैं हम इसको, निजी भी कह सकते हैं, सरकारी, गैर सरकारी एवं अथवा कौन सा अनुसंधान? अर्ध सरकारी अनुसंधान। आइए बताऊंगा आपको कि सरकारी कौन सा होगा, अर्ध सरकारी कौन सा होगा और गैर सरकारी अनुसंधान कौन सा होगा। अभी सब समझ में आ जाएगा। कुछ विद्यार्थी होते हैं नाम तो जानते हैं कि साहब सरकारी क्या होती है, गैर सरकारी क्या होती है, लेकिन कई बार हम ऐसे कह देते हैं कि जो सरकारी अनुसंधानों को भी गैर सरकारी बता देते हैं, गैर सरकारी को अर्ध सरकारी कह देते हैं, कई बार अर्ध सरकारी को पूर्ण सरकारी बता देते हैं। तो वे सभी जो दिक्कत आती है आपको इस पॉइंट के माध्यम से सभी विद्यार्थियों की दूर हो जाएगी। तो नंबर 1 पे डाल लीजिए सरकारी अनुसंधान। ए पॉइंट कौन सा है बच्चों? सरकारी। सरकारी जो अनुसंधान होगा, पहले बात तो सरकारी अनुसंधान में कोई भी जो भी कार्य किए जाएंगे वे सरकार के व्यक्तियों के द्वारा किए जाएंगे। सरकार के व्यक्ति से तात्पर्य है इसमें जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है वह नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। सभी नियुक्तियां, कार्यों का संपादन सरकार के द्वारा किया जाता है, कमेटियां सरकार के द्वारा बनाई जाती है और जो जांच की जाएगी वह सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ही की जाएगी। जो उन कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाएगा, मेहनताना दिया जाएगा, भुगतान दिया जाएगा, वह भी सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। तो वे सभी संस्थाएं कौन सी संस्थाएं कहलाती है बच्चों? सरकारी संस्थाएं कहलाती है। इसमें लिख लीजिए, यह जांच, यह अनुसंधान, इस अनुसंधान में लो, इस अनुसंधान में जांच का कार्य राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। जांच का कार्य राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार, इस अनुसंधान में जांच का कार्य राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा होता है। यानी इस अनुसंधान में जो भी कार्य किए जाएंगे वे सभी कार्य राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किए जाएंगे। लिख लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे जनगणना संबंधी जो भी आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं, लोगों की जो गणनाएं की जा रही है, आबादी की पता लग रहा है और उन आबादी के पता लग रहा है, वह कार्य कौन सा होगा? हमारा राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा करवाया जाएगा, इसलिए वह सरकारी अनुसंधान के अंतर्गत आएगा। वेतन आयोग के द्वारा जो वेतन बांटा जाता है लोगों को, वह भी कौन सा कार्य होगा? हमारा सरकारी अनुसंधान का कार्य होगा। इसमें जैसे जनगणना, जैसे
जनगणना का कार्य एवं वेतन आयोग का जो कार्य होता है वह कार्य भी कैसा होता है बच्चों, सरकारी अनुसंधान के द्वारा संचालित होता है, इसलिए वह कार्य भी सरकारी कार्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। यदि उस कार्य की जांच होगी तो उस जांच को करने का अधिकारी कौन होगा, केवल सरकारी कर्मचारी ही होगा। दूसरा डाल लीजिए गैर सरकारी संस्थान। बी वाला पॉइंट क्या है बच्चों, गैर सरकारी संस्थान कह सकते हैं, अनुसंधान कह सकते हैं। गैर सरकारी अनुसंधान, गैर सरकारी अनुसंधान कौन से, गैर सरकारी को उपनाम दे देना इसका साहब, इसे निजी संस्थान भी कहा जाता है। जैसे आप एक गांव में कुछ निजी स्कूलें होती हैं, कुछ निजी फैक्ट्रियां होती है, यानी ये जो फैक्ट्रियां, जो कंपनियां, उद्योग जो होते हैं, वे सभी उद्योग फैक्ट्रियां गैर सरकारी अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। यानी जैसे हम ऐसे कह सकते हैं व्यवसायिक फर्मों के लिए, लाभ के लिए जो भी संस्थान खोले जाते हैं वह गैर सरकारी संस्थान होते हैं। सरकारी संस्थान नो प्रॉफिट नो लॉस में कार्य करते हैं। गैर सरकारी अनुसंधान केवल लाभ के लिए कार्य करते हैं। सरकारी अनुसंधान नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करते हैं, गैर सरकारी अनुसंधान प्रॉफिट में कार्य करते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, इसे निजी संस्थान भी कहा जाता है। इसमें व्यवसायिक संस्थाओं, इसमें व्यवसायिक आ गया शब्द यहाँ पर, व्यवसाय मतलब व्यवसाय करने वाले, व्यवसायिक संस्थाओं से बैंक भी आ जाते हैं। कुछ हमारे अर्ध सरकारी बैंक है तो वो बैंक भी अर्ध सरकारी है, इसका नाम रहता है व्यवसायिक संस्थाओं। बैंकों, समाचार पत्र, जो आप लोग रोजाना न्यूज पढ़ते हो, न्यूज़पेपर सभी घरों में आता है, तो समाचार जो पत्र का प्रकाशन किया जाता है, वे पत्र का प्रकाशन भी गैर सरकारी अनुसंधान के अंतर्गत आता है। तो इसमें व्यवसायिक, बैंक, समाचार पत्र या व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली या निजी व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली जो जांच होती है वह आती, की जाने वाली जांच आती है। यानी व्यक्तियों के द्वारा, किसी समूह के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा जो भी जांच की जाएगी, वे जांच समझ लोगे बच्चों, वे जांच हमारे गैर सरकारी जो अनुसंधान है उसी अनुसंधान के अंतर्गत सम्मिलित की जाएगी। तो वो कौन सी संस्थान है हमारी, गैर सरकारी संस्थान। यानी जो गैर सरकारी अनुसंधान होता है, इस संस्थान के अंदर जो भी साधन अपनाए जाते हैं वह गैरहीन होते हैं, साधनहीन होते हैं। तो लिख लीजिए, इस अनुसंधान में साधनहीन जांच होती है। इस अनुसंधान में साधनहीन जांच होती है, साधनहीन जांच होती है। थर्ड नंबर डाल लीजिए, अर्ध सरकारी अनुसंधान। सी पॉइंट डाल लीजिए, अर्ध सरकारी अनुसंधान। अब अर्ध सरकारी अनुसंधान में क्या होता है वो देख लो।
अर्ध सरकारी अनुसंधान के अंतर्गत जो कोई भी जांच होती है, इसके जांच के लिए कुछ निश्चित कार्यक्रम होते हैं। आधे नियम सरकार के द्वारा अपनाए जाते हैं और आधे नियम जो होते हैं वे कैसे होते हैं, वे निजी व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। जैसे आपके गांव में नगर निगम होती है, नगर पालिकाएं होती है, विश्वविद्यालय जो होते हैं, ये या राजस्थान में हमारा जो बोर्ड होता है, बोर्ड वाला कार्यालय, ये सभी डिपार्टमेंट कैसे होते हैं, अर्ध सरकारी अनुसंधान डिपार्टमेंट होते हैं। इनके अंदर आधा कार्य जो कार्य किया जाता है वह सरकार के द्वारा और आधा कार्य स्वयं व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसमें लिख लेना, इस अनुसंधान कार्य के जांच में, इस अनुसंधान में नगर पालिका, इस अनुसंधान में जांच के अंतर्गत नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका के जो कर्मचारी होते हैं ना, आप लोगों को गांव पे स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपना वादा ये वादा कर लिया। जो लोग गाड़ी चलाते हैं कैसे होते हैं, ये अर्ध सरकारी होते हैं। सरकार के द्वारा हमें अनुमति तो मिलती है, बट वाई परंतु इनमें कुछ कार्य कैसे होते हैं, जहां की जो ठेकेदार होता है उस ठेकेदार व्यक्ति के द्वारा करवाए जाते हैं। तो कौन सा करेगा, वो अर्ध सरकारी अनुसंधान जांच कार्य हो गया। तो इस अनुसंधान में जांच के अंतर्गत नगर पालिका, नगर निगम, विश्वविद्यालय के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वे कार्य भी इसी के अंतर्गत आते हैं। विश्वविद्यालय हो गया, आपका बोर्ड हो गया, जो बोर्ड होता है ना आप लोगों का, बोर्ड कौन सा वाला, श्यामपट बोर्ड नहीं, बोर्ड का राजस्थान बोर्ड हो गया। जो ये कार्य होता है वो संस्थान होते हैं, वो भी अर्ध सरकारी संस्थान मिलता है। तो बोर्ड द्वारा की जाने वाली जांचें आती है, बोर्ड द्वारा की जाने वाली जांच होती है, उनके द्वारा जो जांच की जाएगी वो जांच होगी। अब अर्ध सरकारी अनुसंधान में जो जांच होती है वह प्रार्थना के लिए होती है, इसमें जांच के लिए केवल प्रार्थनाएं की जाती है। देखना, इसमें जांच के लिए कैसे होती है, लोगों को प्रार्थना करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट करनी होती है, प्रार्थना करनी होती है। यानी जो अर्ध सरकारी अनुसंधान होगा, अर्ध सरकारी अनुसंधान के अंतर्गत जांच के अंतर्गत नगर पालिका, नगर निगम, विश्वविद्यालय, बोर्ड द्वारा की जाने वाली जांचें होती है। इसमें जांच के लिए प्रार्थना करनी होती है, व्यक्ति को जांच के लिए प्रार्थना करनी होती है, प्रार्थना अप्लाई करनी होती है, तभी जाके जांच वाले कार्य संपादित किया जाता है। पुनः रिपीट कर रहा हूं एक बार, सरकारी अनुसंधान में कार्य होंगे वे आम जनता के, लोगों की भलाई के लिए होंगे, जन सहयोग के लिए होंगे। चाहे इसमें लिख लो जन सहयोग के लिए कार्य, यहाँ लिख लो जैसे आप जन सहयोग के लिए कार्य, यानी सरकारी संस्थान के अंतर्गत सरकारी अनुसंधान में जो भी कार्य का संपादन किया जाएगा वे सभी कार्य कैसे होंगे बच्चों, जन सहयोग के लिए, लोगों की भलाई के लिए कार्य किए जाएंगे। जो राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा, जैसे आपको लोग खाद्य पूर्ति मिलती है, राशन मिलता है, इसका संपादन करने वाला कौन होता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, कौन देती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। दोनों क्या मिल रही है, दोनों सरकार दे रही है, तो उससे क्या मिल रहा है, लोगों को सहयोग मिल रहा है, जन सहयोग। तो राज्य जो सरकारी अनुसंधान हो गया। दूसरा हो गया हमारा गैर सरकारी अनुसंधान। तो गैर सरकारी अनुसंधान के अंतर्गत जो जांच होती है वह साधारण होती है। साधारण से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर एक पर्सनल व्यक्तियों के द्वारा या अन्य किसी व्यक्तियों के द्वारा जांच की जाती है, इसलिए इसे साधारण जांच भी कहा जाता है। और तीसरी जांच हमारी है कौन सी बच्चों, अर्ध सरकारी अनुसंधान। अर्ध सरकारी अनुसंधान के अंतर्गत जांच के अंतर्गत नगर पालिका, नगर निगम, विश्वविद्यालय अनुदान,
बोर्ड द्वारा जो जांच की जाएगी वह जांच कौन सी होगी बच्चों? वह जांच अर्ध सरकारी होगी। इन संस्थाओं के अंतर्गत जो नियम कानून बनाए जाते हैं, आधे नियम सरकार के द्वारा मान्य होते हैं और आधे नियम जो ठेकेदार और जो मालिक होता है उसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसलिए इस संस्थान को सरकारी संस्थान कहा जाता है। और इस अर्ध सरकारी अनुसंधान में यदि कार्य करवाना है तो वह कार्य किसके आधार पर होता है? प्रार्थना या रिक्वेस्ट के आधार पर कार्यों का संचालन किया जाता है। ये ठेके तो पे होते हैं ना वो, इसलिए इसके ऊपर। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को? स्किल लेना है इसका भी एक बार। अंतिम सातवां प्रकार पढ़ लेते हैं। सातवां प्रकार कौन सा बताया गया हमारा? जो अनुसंधान के प्रकार के अंतर्गत आता है। स्किल से विद्यार्थी इसका बहुत अच्छा। सातवां पॉइंट डाल लीजिए आप सभी विद्यार्थी। सातवां पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा देखते हैं। 4 प्रकार की जांच तो हो गई हमारी, 6 प्रकार की हो चुकी है। 7वीं जांच आएगी अब। 7वीं जांच के अंतर्गत किन अनुसंधान के कौन से तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो आपने देखा है पोस्ट ऑफिस जानते हो? हाँ देखा है। पोस्ट ऑफिस क्या करते हैं? किस काम आता है? लेटर डालने के लिए। हाँ, लेटर डालने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए भी काम आता है। जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए, इंटरव्यू मींस साक्षात्कार के लिए भी डाक प्रणाली 11वीं के विद्यार्थियों के स्टेटस में आता है ये कि डाक द्वारा प्रश्नावलियां अनुसूचियां क्या होती है, डाक द्वारा प्रश्नावली कैसी होती है, व्यक्तिगत प्रश्नावलियां कैसे होती है, उसी के बारे में आया। तो जो हमारा 7वां प्रकार है वह है डाक द्वारा या व्यक्तिगत अनुसंधान। 7वां और अंतिम प्रकार बताया गया हमारा डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत अनुसंधान। अंतिम 7वां पॉइंट डाल लीजिए प्रकारों का कि कौन सा प्रकार हो गया बच्चों? डाक द्वारा या व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। डाक द्वारा जो अनुसंधान होता है, इस अनुसंधान के अंदर व्यक्तियों क्या प्रश्नावलियां जो होती है, अनुसूचियां जो होती है, वह जिस व्यक्ति से भरवाना होता है उसके नाम से लेटर लिख दिया जाता है और डाक के अंदर डाल दिया जाता है। वह उसके पास पहुंचने के बाद जिस व्यक्ति के पास पहुंचेगा, जिस व्यक्ति के लिए लिखा गया है, वह उसको देखकर उसे खाना पूर्ति कर देगा, उसको भर देगा, फिल कर देगा, तो अपने पोस्ट ऑफिस में डाल के डाक के द्वारा आपके पास पुनः पहुंच जाती है। तो वो प्रश्नावलियां कौन सी अनुसंधान? डाक द्वारा। और व्यक्तिगत अनुसंधान तो आप जानते हो, बाय फेस टू फेस। मेरे सामने ये बैठा है तो मैं इसके बारे में कुछ जानकारी ले रहा हूँ, इससे कुछ जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ, वो हमारा बेहतर। तो भी लिख लीजिए इसमें मेन चीज डाक द्वारा। ए पॉइंट डाल लीजिए, डाक द्वारा अनुसंधान। डाक द्वारा अनुसंधान। तो डाक द्वारा अनुसंधान कार्य, जांच वाला कार्य किस प्रकार से होगा? तो इसमें लिख लीजिए कि डाक द्वारा अनुसंधान के कार्य में या इस अनुसंधान जांच के कार्य में प्रश्नावली समझते हो ना आप लोग, जिसके अंदर प्रश्न होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं? प्रश्न लिखे हुए होते हैं इस पेपर के अंदर। कार्य में प्रश्नावलियां डाक द्वारा निश्चित व्यक्ति के पास प्रेषित की जाती है। प्रेषित से तात्पर्य क्या हो बच्चों? प्रेषित से तात्पर्य भेजना। तो प्रेषित की जाती है, यानी जिस व्यक्ति को भेजी जाएगी उसको प्रेषित की जाएगी, तथा उस व्यक्ति के द्वारा किसमें कौन से व्यक्ति द्वारा? जिसको प्रश्नावली भेजी गई है, उस व्यक्ति के द्वारा प्रश्नावली के उत्तरों को लिखकर, उत्तर कह दो या परिणाम कह सकते हैं, यहां पर उत्तरों को लिखकर
लिखकर पुनः प्रेषित कर दिया जाता है, पुनः प्रेषित कर दिया जाता है। जैसे आप आरटीआई के तहत, आरटीई नियम के तहत आप किसी व्यक्ति के बारे में सूचना प्रेषित करते हो। जैसा मैंने लिखा, साहब मुख्यमंत्री साहब के मुझे बारे में मुझे जानना है, उसकी इनकम कितनी है, इनकम सोर्स कितनी है, संपत्ति कितनी है। अब मैं क्या करूंगा, इस लेटर को पोस्ट ऑफिस में डाल दूंगा। अब मुख्यमंत्री का जहां आवास होगा वह लेटर पहुंच जाएगा और वहां के सीए कर्मचारी के द्वारा, वहां मैनेजमेंट प्रबंधक के द्वारा संपूर्ण सूचनाएं उस प्रश्नावली के माध्यम से भरकर पुनः प्रेषित कर दी जाएगी। पुनः जब आपके एक दिन, एक महीने, 2 महीने के अंतर्गत, वैसे लिमिट होता है इसका, 1 महीने में सूचना प्राप्त हो जाती है, 15 दिन के अंतर्गत 15 दिन बाद दोबारा वह प्रश्नावली आपको प्राप्त होगी तो आपको उसके अंदर संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। तो वो जो विधि होती है वह विधि कौन सी होती है बच्चों, डाक द्वारा अनुसंधान विधि होती है। समझ आए, डाक द्वारा अनुसंधान विधि कौन सी होती है। सेकंड इसमें कौन सी हमारी, व्यक्तिगत अनुसंधान। बी पॉइंट डाल लीजिए, व्यक्तिगत अनुसंधान। व्यक्तिगत अनुसंधान में कैसे होगा, जो जैसे आप जानते हो कि व्यक्तिगत अनुसंधान में 2 व्यक्ति आपस में परस्पर आमने सामने बैठकर सूचनाओं की पूर्ति करते हैं। सूचनाओं को जो भरने वाला होता है, सूचनाएं जो लिखने वाला होता है उसे प्रगणक कहा जाता है। सूचनाएं अपनी कॉपी में लिखने वाला क्या कहता है, प्रगणक। जिस प्रकार से विद्यार्थी जब अपनी पुस्तिका में, जिस प्रकार से विद्यार्थी जब अपनी उत्तर पुस्तिका में मुख्य मुख्य बिंदुओं को अपने हैंडराइटिंग में, अपने शब्दों में लिखता है, तो उस व्यक्ति को अपनी कॉपी क्या कहा जाएगा, प्रगणक कहा जाएगा। बात समझ आगे, प्रगणक कैसे कहा जाएगा कि जो व्यक्ति अपनी कॉपी में सूचनाएं लिख रहा है, जिस प्रकार से लिख रहा है, अपनी हैंडराइटिंग में लिख रहा है, अपने शब्दों में लिख रहा है, तो उस व्यक्ति को, जिसकी कॉपी है, उस व्यक्ति को अपनी हैंडराइटिंग का, अपनी कॉपी का माना जाएगा, प्रगणक कहा जाएगा। और व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के अंतर्गत प्रगणक जो होता है वह सामने वाले का बाय फेस टू फेस इंटरव्यू लेता रहता है और अपने शब्दों के अंतर्गत उसे लिखता रहता है। जो पत्रकार होते हैं जो इंटरव्यू लेने जाते हैं लोग, वह जैसे स्टेनो लैंग्वेज कहा जाता है। स्टेनो लैंग्वेज कैसे, जो शॉर्ट शब्द होते हैं, तो वे जो अनुसंधान करते हैं, वे जो जांच करते हैं, किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं, तो वह कौन सा अनुसंधान में आता है, व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के अंतर्गत। बी लिख लीजिए, व्यक्तिगत अनुसंधान। व्यक्तिगत अनुसंधान समझ में आगे, शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को व्यक्तिगत अनुसंधान होता क्या है। फिर भी ये कहा, मैंने कहा प्रगणक वाली बात, प्रगणक वाली बात कही ना आपको, तो प्रगणक काम यहाँ पर ये कहलाएगा हमारा। समझ में आ गई बात को, लिख लीजिए एक बार, लिखने से याद रहता हमेशा, लिख लीजिए, व्यक्तिगत अनुसंधान में सूचना देने वाले से, व्यक्तिगत अनुसंधान में, व्यक्तिगत अनुसंधान में सूचना, व्यक्तिगत अनुसंधान में सूचना देने वाले से, देने वाले से प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष हमारे बाय फेस टू फेस, आमने सामने कह सकते हैं, प्रत्यक्ष अर्थात एक दूसरे के आमने सामने, ऐसे कह सकते हैं। तो व्यक्तिगत अनुसंधान में सूचना देने वाले से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता है, प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता है तथा प्रगणक द्वारा उसे अपने शब्दों में लिखकर आम जनता के, लिखकर या अपने शब्दों में लिखा जाता है। अपने शब्दों से जो उसकी पुस्तिका होगी उसके बाद
उस पुस्तिका में अपने भाषा में लिखेगा और बाद में प्रेषित करेगा, तो वह आम सामान्य बोलचाल की भाषा में उन सूचनाओं को प्रेषित करेगा। तो इस प्रकार का जो संप्रेषण होगा वह कौन सा होगा बच्चों? व्यक्तिगत अनुसंधान वाला संप्रेषण होगा या व्यक्तिगत अनुसंधान वाली जांच होगी। ये हमारे हो चुके हैं आज अनुसंधान के पूरे 7 प्रकार, जिसमें से आज 4 प्रकार का अध्ययन किया था हमने, गुप्त और सार्वजनिक, क्रमिक और विशेष, सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। डाक द्वारा में बता दिया डाक द्वारा स्पष्ट कैसे होता है अनुसंधान जांच, और व्यक्तिगत में आपको बता दिया व्यक्ति अनुसंधान में किस प्रकार से होता है। सभी को समझ में आ गया? इसके समझ लेना, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। समझ में आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम में अवश्य बताइए। कुछ विद्यार्थी कल देखते हैं, मैं कहता हूँ कमेंट के माध्यम में जरूर बताइए साहब सही हो रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। सभी प्रकार के तथ्यों को प्रस्तुत कीजिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो सुधार उसमें अवश्य किया जाएगा। शेयर अवश्य कीजिए इस चैनल का। आगे आने वाले जो टॉपिक होंगे बहुत अच्छे टॉपिक होंगे, वह आपको भविष्य के लिए काम आने वाले होंगे। एएसयू विद्यार्थी, कंप्यूटर संगणक, ज्योग्राफी वाले विद्यार्थी, बीकॉम वाले विद्यार्थी, सभी के लिए इंपोर्टेंट टॉपिक आएंगे अब हमारे थ्योरी पूरी हो जाने के बाद। समझा की बात? इसके जो लेना इसका ठीक है, लाइक जरूर करना आप एक बार।